आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। और स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण साहनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। और ये लग रहा था कि शायद बातचीत के कुछ दौर शुरू हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट किया है और ट्वीट में जिस तरह की बदतमीजी की है, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, या मैं सीधे तौर पर कहूं कि गाली गलौज वो करते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी वो जिस तरह से दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इस वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ हम ये देखें कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और वो दोनों से ही बात कर रहा है, दोनों पक्षों से, यानी कि अमेरिका से भी और ईरान से भी। हालांकि नेगोशिएशन को लेकर अगर ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान का लगातार ये कहना है कि वो किसी भी तरह की नेगोशिएशन पर बातचीत अभी नहीं कर रहा है। ये दोनों ही बातें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं आपस में। और क्या है इसकी सच्चाई, ये तो मैं जानूंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये वॉर अब और इंटेंस होती जा रही है? अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और क्या अगले 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि इस वॉर का रुख क्या होने जा रहा है? प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि ट्रंप का ये ट्वीट और उसकी धमकी और उसके साथ जिस तरह से ईरान ने जो वापस एक तरह से धमकी भरे अल्फाज में ये कहा है, और ये कहा है कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, इन सब पर अगर हमला करेंगे तो हम पूरे जीसीसी के पावर प्लांट को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर देंगे। प्रोफेसर मरांडी ने बाकायदा तौर पर सामने आकर कैमरे पर कहा है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इस वॉर के लिए? देखिए, ऐसा है कि जिस ट्वीट का आप हवाला दे रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करी है, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है उसमें उनकी, क्योंकि वो नाकाम हो गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में, और साथ में एक धमकी भी है, और उसकी धमकी को शायद सीरियसली लेना चाहिए। धमकी ये है कि हम जो है पूरा आपके पावर प्लांट्स, बेसिकली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि जहां तक उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, वो सारा अंडरग्राउंड है। तो ईरान ने ये कह दिया है कि टिट फॉर टैट होगा, जो आप हमारे ऊपर करेंगे वही हम जितने भी आपकी बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में हम वहां कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा जीसीसी कंट्रीज का, और नुकसान होगा ग्लोबल इकोनॉमी का, और ग्लोबल रिसेशन हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, जो कि बहुत लंबी चलेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रशिया, वो दोनों अब खुलेआम ये कह रही हैं कि हाँ, सीज फायर पे बात होनी चाहिए। पर वो ये भी कह रही हैं कि जो ईरान की बेसिक जो मुद्दा है या जो बेसिक पॉइंट है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, जैसे आप बता रही हैं, एक मीडिएटर के तौर पे फिर से आ गया है सामने, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल है, ईरान को भी एक्सेप्टेबल है, उनसे बात कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची से, आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेसी वैंस से। तो कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर जो है हो सके जल्दी से जल्दी, और उसको परमानेंट पीस में बनाया जाए, बिकॉज ईरान का ये कहना है कि हमें परमानेंट पीस चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि सीज फायर के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो तभी मानेगा सीज फायर के लिए अगर वो दो चीजें होंगी, और उसके ऊपर चीन और रशिया उसके साथ खड़े हैं। पहली चीज ये है, हरमोज पे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान बहुत क्लियर है कि हम स्टेट ऑफ हरमोज पे बात नहीं करेंगे। और दूसरी उनका ये होगा कि अगर सीज फायर होता है तो इजराइल भी सीज फायर में आ जाए, ये नहीं कि इजराइल अपना काम चलाता ही लड़ाई करता रहे। तो ये अगर एक्सेप्टेबल होंगी तो सीज फायर हो सकता है, फिर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अब दो, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी ताकतें चीन और रशिया ओपनली आ गई हैं सीज फायर के हक में और ईरान के साथ खड़ी है। तो कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान हो, कोई नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ हो।
पर देखिए होगा क्या, क्योंकि जैसे आपने ट्वीट देखी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि उन्होंने वो गाली गलौज किया है और बोला है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं खुलवा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास है, ईरान तय करेगा कब खोलना है। तो मेरा अंदाजा ये है कि शायद सीज फायर पे कुछ खास काम ना हो सके और हम एक आगे की लड़ाई देख रहे हैं। जी, क्योंकि एक तरफ जो बातचीत हो रही है जिसका ज़िक्र आप भी कर रहे हैं प्रवीण जी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान भी जिस तरह से अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प की ये धमकी, यानी कि सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है, या जो पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, या नेगोशिएशन जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनकर रह गया है। वो धमकी दे रहे हैं कि नहीं खोला तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तबाही होगी, तुम याद रखोगे। ईरान कह रहा है कि हम किसी कीमत पर खोलेंगे नहीं, जो चाहे कर लो, बल्कि मजाक भी कर रहे हैं कि अरे उसकी चाबी तो खो गई, उसकी चाबी तो कहीं और चली गई। तो फिर देखिए अगर इस तरह का एक डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये वॉर फिर और ज्यादा इंटेंस और लंबी खिंचती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये सबको समझना है कि ये जो लड़ाई है ये ईरान जीत गया है। अगर ईरान जीत गया है तो ईरान तय करेगा हरमुज कब खुलेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प तय नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि कुछ अमेरिकन सेनेटर्स हैं और कुछ उनके अमेरिका के बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, दिमाग का संतुलन भी हिल गया है। अदरवाइज कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी बेहूदी टाइप की बातें और गाली गलौज नहीं करेगा पब्लिक फोरम के ऊपर जो इसने की है ट्रम्प ने। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। कहने का मतलब ये है कि देखिए लड़ाई होगी तो लड़ाई में भी अमेरिका नहीं जीत सकता है, ये बात तय है। और लड़ाई लंबी होगी छोटी होगी इस पे भी मैं आपको एक टिप्पणी करना चाहता हूं। बहुत अमेरिकन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि देखिए अगर लंबी लड़ाई हुई तो कई सालों साल चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अगर लड़ाई लंबी भी होगी तो एक साल में तय हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और तय तो ये होगा, ये नहीं कि कौन जीते या हारेगा, वो तो अभी तय हो चुका है। तय ये होगा कि अमेरिका जो ग्लोबल लीडर है मिलिट्री, उसका क्या हश्र होगा, उसका आगे जो फ्यूचर है वो क्या होगा, इस पे तय होना है। तय ये नहीं होना है कौन जीतेगा हारेगा। जी, जब आप ये कह रहे हैं प्रवीण जी कि ईरान ये जंग जीत चुका है, तो फिर लोगों के ज़हन में भी और मेरे ज़हन में भी ये सवाल है कि जब जंग चल रही है, तो आपके क्या बेसिस है ये कहने के ये ऑलरेडी जंग जीत चुका है? क्योंकि हम सामने देख रहे हैं अमेरिका है, उसका एक प्रॉक्सी इज़राइल है, ज़ाहिर सी बात है दोनों मिलकर जिस तरह से लड़ रहे हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो एक हेजेमनी थी, जो एक सुपर पावर, जो इमेज थी, वो सब इस 1 महीने में धराशायी हो गई है? और ईरान एक बड़ी पावर के रूप में ना सिर्फ उभरा है, बल्कि जीत रहा है या जीत चुका है? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ये जीत चुका है क्योंकि ये वो लड़ाई है जो ईरान जानता था उसको लड़नी पड़ेगी। ये वो लड़ाई है जिसके ऊपर ईरान बहुत डेकेड से, सदियों से, आई थिंक दैट इज द हिंदी वर्ड फॉर डेकेड्स, मतलब जी, दशकों से, जी। दशकों से, हाँ, वो इसके ऊपर काम कर रहा था। तो उनकी सारी मिलिट्री फैसिलिटीज जो है वो अंडरग्राउंड है, पहली बात। दूसरी, उन्होंने तय कर लिया था कि सबसे अहम चीज या जो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसपे हमने हावी होना है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और वहां उन्होंने ऐसी वहां पर मिलिट्री ताकत रखी हुई है कि वो उससे अमेरिका छीन नहीं सकता। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में आएगा तो हम इनकी जितनी मिलिट्री बेसेस है वो उनकी दूसरी कमजोरी है। पहली कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी वो बेसेस है, हम उसको खत्म कर देंगे। तो वो उसके लिए भी पूरे तैयार है। नेक्स्ट बात ये है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसके लिए वो तैयार थे, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड। मतलब अगर उनकी मिसाइल्स और ड्रोन खत्म होती हैं तो वो उसको और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फाइनल बात यह है कि दो बड़ी ताकतें मदद कर रही हैं ईरान की, जैसे कि जो चीन है, चीन ने ईरान को अपना सैटेलाइट जो सिस्टम है स्पेस का वो दिया है। तो आज ईरान के पास ताकत है कि वो पूरी जो जंग का एरिया है वो उसको साफ देख सकता है
दिन रात 24 घंटे देख सकता है। उसको पता है अमेरिकन फोर्सेस कहाँ बैठी हैं, कुवैत में यहाँ बैठी हैं, वहां बैठी हैं। और साथ में, क्योंकि आप देखिएगा जो फासला है ये ईरान और इजराइल के बीच में वो 1000 किलोमीटर है। वहां पर अपनी मिसाइल भेजना, ड्रोन भेजना, पूरी प्रिसिशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वो भी स्पेस की मदद मिल रही है। तो जब आप इन सारी बातों को देख लेते हैं, और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि ये वो लड़ाई है जिसके लिए, जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ सर्वाइवल। अब ईरान लड़ेगा, जबकि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है ये वो लड़ाई है जिसके लिए ट्रंप तैयार ही नहीं थे। ये वो लड़ाई है जो बहुत अनपॉपुलर है अमेरिका के अंदर। जहां अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, ये वो लड़ाई है जिसमें ना तो उनके पास यूएन की सैंक्शन है और ना उनके पास यूएस कांग्रेस की सैंक्शन है। और ये वो लड़ाई है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है, उनके पास सैनिक भी नहीं है। क्योंकि अगर उनको सैनिक और चाहिए ईरान के साथ लड़ने के लिए, ईरान के पास आज ग्राउंड के पर 10 लाख सोल्जर है, 10 लाख, जिसमें उनके वो रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हैं, मिलिट्री भी है, मिलिशिया भी है, सब है, वो सब लड़ेंगे। आज अगर अमेरिका को उनके जितने हैं, कोई 60 या 65 हजार है ट्रूप्स, जो बहुत कम है जमीनी लड़ाई के लिए, अगर उसको बढ़ाना है तो उनको यूएस कांग्रेस की मदद चाहिए है ड्राफ्ट के लिए, नेशनल ड्राफ्ट के लिए। कि जो आज उनकी वॉलंटरी फौज है उसको ड्राफ्ट बनाने के लिए यूएस कांग्रेस नहीं देगी सैंक्शन। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये लड़ाई वो ऑलरेडी हार चुके हैं। अभी सिर्फ ये करना है कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है दुनिया में, और कुछ नहीं रहा है। उसके लिए आप अगले 1 साल लड़ लीजिए। जी, ये तो क्या आपको अभी से ही ये ग्लोबल जो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, जो आपको, क्या ये आपको पूरी तरीके से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और आपको लग रहा है ये ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चला गया है? और इसी के साथ में मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, तो भारत फिर इसमें कहाँ है? देखिए, ये ग्लोबल ऑर्डर तो पहले ही शिफ्ट हो गया था, ये 2013 में हो गया था। सिर्फ ये था कि इस लड़ाई ने क्या किया है, अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसका सामने आना और इसका पूरा शेप होना वो अब और क्लियर हो गया है। पहली बात तो ये है। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया इसमें कहीं भी नहीं है, और उसकी 2 बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है इंडिया की कि इंडिया ने तय कर लिया था जब से मोदी सरकार आई थी कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ जाएंगे, और हम पूरे उनके साथ जुड़े बैठे हैं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये ग्लोबल साउथ का है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, पर हम जुड़ गए हैं अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब बातचीत होती, कहते रहते हैं हमारे एनालिस्ट कि देखिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अरागची, वो अब जयशंकर से बात कर रहे हैं। अभी उनकी 5 अप्रैल की को बात हुई है। देखिए, एक बात समझिएगा, ईरान एक बहुत समझदार मुल्क है, उनकी एक बहुत सिविलाइजेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको हिंदुस्तानी पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ दिक्कत है हिंदुस्तान की सरकार से। तो उसके तहत वो जितनी मदद करना चाहे कर पाएंगे लोगों की। क्योंकि देखिएगा, ये अभी जो ह्यूमैनिटेरियन एड भी है हमारे देश से बहुत लोगों ने भेजा है, और जिसका उन्होंने थैंक यू भी करा है। जो ईरान की जो एम्बेसडी है इंडिया में, उसने थैंक यू भी उसके लिए किया है। तो ये हमारे लिंकेजेस है, जो हमारे रिश्ते हैं सालों साल के बने हुए ईरान के साथ, जिसकी वो कदर और इज्जत कर रहे हैं। ये सारी बात है। ये दूसरी बात हमें समझनी है। जी, तो क्या आप इस सब में अमेरिका को पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं? जो उनकी वेपन इंडस्ट्री है, जो वॉर के पूरे इर्द गिर्द घूमती है, जो दुनिया को ये बताते हैं कि हम आपके सेवियर हैं, हम देखिए हमारे पास इस तरह के जहाज हैं, उस तरह के जहाज हैं, जिन सबको हमने अभी शॉट डाउन होते हुए देखा है F-35 तक। तो क्या आपको लग रहा है वो जो दुनिया के सामने उन्होंने अपनी एक पूरी जो एक इमेज बनाई थी, इस 1 महीने में क्या आपको पूरी तरीके से वो धराशायी होती हुई नजर आ रही है? और फिर उसके साथ उसमें इजराइल का रोल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने इसमें बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं जिनके मैं जवाब बारी बारी से देता हूँ। पहली बात तो ये है, अमेरिका वो मुल्क है जिसने कोल्ड वॉर जीती थी।
अमेरिका वो मुल्क है जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड में, जो कि 1991 से और 2013 तक रही, वो इकलौती पावर थी पूरी दुनिया में। ये पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक देश पूरे संसार के ऊपर राज कर रहा हो। अमेरिका ने वो किया है। तो अमेरिका जब इतनी ग्रेट पावर होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर असलियत सामने आ गई है। उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, और जो उनके हथियार हैं वो पुरानी 20वीं सदी की लड़ाई के लिए है। वो 21वीं सदी की लड़ाई एसिमेट्रिकल जो ईरान लड़ रहा है चीन और रशिया की मदद से, वो उसके लिए नहीं है। एक ये बात समझ में आ गई। दूसरी ये होती है कि जब इतनी बड़ी ताकत होती है, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। उसका जो है अब डिक्लाइन बहुत तेजी से होगा, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूं। मिसाल ये है कि जैसे अब जीसीसी कंट्रीज में उनकी मिलिट्री बेसेस नहीं होंगी, तो फिर जो बाकी उनके एलाइज हैं, उनकी करीबन 750 मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया में। तो उनके जो एलाइज है, मान लीजिए ईस्ट एशिया में जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, अब वो भी सोचेंगे कि भाई इनके बेसिस होने से हमें सुरक्षा मिल रही है कि हमें खतरा बढ़ रहा है। वो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी ताकत थी अब वो कम हो, एकदम हो जाएगी इस एक लड़ाई के कारण, जो कि वो हार चुके हैं, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल को हमने हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलिट्री ताकत बोला हुआ है, जो वो नहीं है। इनकी जो पूरी सोच है वो एक ही बात पे चलती है। इनका जो मोसाद है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनकी सोच ये है कि टॉप लीडरशिप किसी कंट्री की मार दो, और फिर जो है वहां कमांड और कंट्रोल नहीं होगा, और जो उस कंट्री के अंदर जो भी इंटरनल परेशानियां हैं, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ इथनिक हैं, उसके कारण जो है वो कंट्री टूट जाएगा। तो वही हमने इनको देखा करते हुए। पिछले साल जून 2025 में इन्होंने लड़ाई शुरू करी, वहां पे उनके लोग मारे ईरान के, और फिर 10वें दिन या 9वें दिन फिर इन्होंने कहा ये अमेरिका को कि आप आके लड़ाई बंद करवाइए। तो 12वें दिन वो लड़ाई बंद हुई। अब भी वही बात हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो धोखेधड़ी से नेतन्याहू ट्रंप को जो है, या कोई और कारण रहा होगा मुझे मालूम नहीं है, इस लड़ाई में खींच के ले आए हैं, जो लड़ाई एक्चुअली अमेरिका की नहीं है। बट ये बात कहने के बाद एक बात और बताना चाहूंगा इजराइल के बारे में। इजराइल की पकड़ अमेरिका के ऊपर बहुत तगड़ी है, क्योंकि उनकी कुछ फाइनेंशियल पकड़ है, कुछ और कारण है, जिसको हम कहते हैं इजराइल लॉबी है अमेरिका में, जो बहुत पावरफुल है। तो इस लड़ाई में ये कहना कि इजराइल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। इजराइल खत्म नहीं होगा। पहली बात मैंने आपसे ये कहा कि इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है हमारे हिंदुस्तान में। इजराइल खत्म नहीं होगा। और जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है जो अमेरिका का, जो उनका एडवांस हेडक्वार्टर है, जो भी कतर में होता था, कतर से उठ के वो कहीं और जाएगा और वो मदद करेगा इजराइल को। तो कहने का मतलब ये है, इजराइल जो है उसके पंख कट जाएंगे, इजराइल खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से, और इजराइल हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहेगा वेस्ट एशिया के अंदर। तो फिर इसी से जुड़ा सवाल ये है, और बहुत क्यूरियोसिटी मन में ये पैदा होती है प्रवीण जी, कि इजराइल तो हमेशा से ये कहता रहा कि जैसे वो यूफ्रेटिस से नाइल जो उनका फ्लैग ही है, जिसमें पूरा उनका एक मैप है, और वो जो ये बात लगातार कहते रहे हैं कि पूरे जीसीसी में वो एक तरह से ना सिर्फ दादा बनना चाहते हैं, यानी कि वही अकेली पावर होंगे, और जब तक क्योंकि उनके कोई डिसाइडेड बॉर्डर्स नहीं है, वो अगर वो पूरे बॉर्डर्स को अपने फैला रहे हैं, और फिर थर्ड टेम्पल की जो बात करते हैं 2.5 साल में से जो गाजा में कर रहे हैं, ईरान उनके लिए आखिरी मुसीबत बना हुआ है। तो जब वो अब 1 महीने तक लड़ लिए हैं गाजा में, 2.5 साल से जो कर रहे हैं, फिर एक डेथ बिल वो लेकर आए हैं, बाकी जो सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है वो इजराइल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ईरान जीत चुका है, तो क्या वो इजराइल ऐसे ही बैठ जाएगा? क्या जो उनके रिलीजियस थियोलॉजिकल वो तमाम जो एस्पेक्ट हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो इस जंग में ऐसे ही ठंडे पड़ जाएंगे? देखिए होगा क्या कि अगर अमेरिका की यहाँ से बेसेस हटेगी और ईरान का कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में,
तब तेल गैस हर चीज जो है वो पेट्रो डॉलर में नहीं होगी, पेट्रो युआन में होगी। और जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, उसकी जो पूरी सोच थी एक ग्रेटर इजराइल बनाने की जो आप बता रही हैं, वो खत्म हो चुकी है। वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान है। मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल फिर भी रहेगा। ये कहना कि इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म नहीं होगा। मैंने कहा कि उसके विंग्स क्लिप हो जाएंगे, इसका मतलब जो पूरी उसकी सोच थी, जायनिस्ट सोच, कि मैं बड़ा वो बना दूंगा, वो नहीं होगा। खुतर पुतर करता रहेगा इधर उधर, क्योंकि उसके पास अमेरिका की बैकिंग हमेशा रहेगी। तो ये एक सिचुएशन बनेगी। तो क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ट्रेड होता है पेट्रो युआन के अंदर, और फिर कैसे सिक्योरिटी होगी जीसीसी की, एक फॉर्मूला दिया था ईरानियंस ने जीसीसी को। उस फॉर्मूले के तहत ये था कि हम सब कलेक्टिव सिक्योरिटी करें, हम आउटसाइड पावर्स को यहाँ ना रखें। तो उस टाइप का कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जी उसमें इस समय 3 ही जीसीसी कंट्रीज हैं जो ये करने को तैयार नहीं है बिल्कुल, और वो है यूएई, बहरीन और कुवैत। तो ये अगर लड़ाई जैसे बढ़ेगी तो फिर इनका नुकसान कुछ ज्यादा होगा, बाद में इनकी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके की कुछ पिक्चर उभर रही है। जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं क्लियरली कि जो जीसीसी है वहाँ से अमेरिका की हेजेमनी इस जंग के बाद खत्म होने जा रही है, या खत्म होते हुए आप देख रहे हैं कि ये हो चुका है, ये डिक्लेयर होना बाकी है? क्योंकि ईरानियन ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो इराक है वो पहला कंट्री बन रहा है अमेरिका के जो पूरा का पूरा उनका पावर है उससे आज़ाद होने के लिए। उसके बाद फिर उनका कहना है कि अगला कंट्री बहरीन होने जा रहा है। क्या आप डू यू आल्सो बाय दिस फैक्ट? क्या आपको भी लगता है कि इसमें ऐसा होने इसमें ना ना ना, इसमें बाय क्या करना है, ये तो असलियत है। बहरीन की जो अवाम है वो शिया है, जी। और इजराइल में शिया सारे मिलिटेंट्स हैं, वो इराक में। हुँ, तो जो ईरानियंस कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि पहला मुल्क होगा इराक, दूसरा मुल्क होगा बहरीन। क्योंकि हमने देखा था कि जब सुप्रीम लीडर को भी मारा इन्होंने पहले दिन ही, वो 28 फरवरी को, तो बहरीन में आपने देखा था क्या हुआ था। बहरीन के अंदर अमेरिका की 5th फ्लीट जो है, जो उनका जंगी बेड़ा है, उसका हेडक्वार्टर है। और वहां के जो लोग थे वो खुश हो रहे थे जब उस जंगी बेड़े पे मिसाइल्स गिर रही थी और ड्रोन्स गिर रहे थे ईरान के, क्योंकि वो शिया है। उनको गुस्सा ये था कि हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया है। तो जो उनकी हुकूमत है वो घबराई हुई है बहरीन की, तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ईरानियंस की जो असेसमेंट है, मैं उससे पूरा एग्रीमेंट में हूँ। जी। इस सब में आप चाइना और रशिया के रोल को कैसे देख रहे हैं? जब कुछ ईरानियन एक्सपर्ट से बात की जाती है तो क्योंकि लगातार मैं बात कर रही हूँ, उनका ये कहना है कि जो एक्सपर्ट रशिया और चाइना को इस पिक्चर में लाकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाते हैं, यानी कि ईरान जो कुछ कर रहा है, उसमें रशिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो कहीं न कहीं जो ईरान है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो चाइना और रशिया के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? और इसी में जुड़ा मेरा सवाल भी है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होता है या फिर न्यूक्लियर अटैक जैसी बातें भी कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि रशिया वो कंट्री होगा जो एक तरह से सेवियर के तौर पर सामने आ सकता है? देखिए ऐसा है कि ये गलत असेसमेंट है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कि कोई भी ईरान के रोल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ईरान ने वो करके दिखाया है 1 महीने के अंदर जो दुनिया को मालूम नहीं था। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने उसको तेजी कर दी है बनने में। अब जहां तक ये 2 बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी 2 ताकतें जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई हैं, ईरान के साथ जुड़ी हुई है। ईरान जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ईरान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था जनवरी 2026 में। ये कोई छुपी बात तो है नहीं। वो 25 साल का उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ। और 2026 में ईरान जो है वो अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है स्पेस का, उसको छोड़ के चाइनीज के बेदू 3 पर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है वो फुल मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का।
तो ये बात नहीं होती कि उसके रोल को बढ़ा के बोल रहे हो, उसके रोल को गिरा के बोल रहे हो। ईरान ईरान है जिसने एक कमाल करके दिखाया है, पर साथ में जो बड़ी ताकतें हैं आपको ये समझना है और उन लोगों को भी बताना है कि दुनिया आज मल्टीपोलर है, जिसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। और वो 3 बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, चाइना और रशिया। और रशिया और चाइना 2 बड़ी दुनिया की ताकतें ईरान के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान का रोल कम हो गया। जी जहां तक बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स कोई इस्तेमाल नहीं करेगा और इजराइल तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसको खुली वार्निंग दे दी है रशियंस ने भी। पहले नॉर्थ कोरियंस ने बोला था, अब रशियंस ने बोल दिया है, लैवरोव ने बोल दिया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर इजराइल ही खत्म हो जाएगा, फिर इजराइल ग्राउंड पे होगा ही नहीं। ये जी। बात है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की क्या पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं, जो पूरा मोबिलाइजेशन हो रहा है? देखिए ऐसा है, ये जो लड़ाई है, क्योंकि ये प्लान्ड लड़ाई नहीं थी अमेरिका के, आप उससे देखिएगा पर्सपेक्टिव से, ये प्लान नहीं थी। तो इसको उन्होंने एयर कैंपेन बनाया पहले। एयर कैंपेन में सिर्फ जो है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं अट्रिशन, कि वो टैक्टिकल होता है, बस मारा मारी, इसको करो उसको करो, ये है। अब वो 1 महीने तक यही करते रहे। अब उनको लग रहा है कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे पास 65-70 हज़ार सोल्जर्स हैं, तो इसको हम ग्राउंड पे लगा लें। अब वहां भी वही काम करेंगे, पर ग्राउंड तो उनका सारा अंडरग्राउंड है, उनका अपना देश है और 4 गुना साइज है इसका इराक से। माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, उनकी अंडरग्राउंड टनल्स है। आप कहाँ से जीत जाएंगे वहां पर, आप ये बता दीजिए। तो ये वही मैं आपसे कह रहा था कि हार तय है, इसको आप खींच लीजिए जितना मर्जी खींचना है। या तो आप आज वापस चले जाइए, या नेशनल ह्यूमिलिएशन के बाद वापस जाएंगे। मुझे तो और कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है। ये कहना कि ग्राउंड वॉर हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी। मेरे कुछ लास्ट में इस क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान ने तो कहा कि हम दलाल नहीं हैं, एस जयशंकर ने कहा ये दलाली कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि जब यूक्रेन वॉर हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट सडनली कैसे हो गया है? सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से जाहिर सी बात है जो उसके टाइज हैं वो किससे छिपे नहीं है, फिर वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है। सो समटाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड कि ये चारों तरफ से कैसे और व्हाई ईरान पाकिस्तान हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। क्या इसलिए कि जहां ज्योग्राफिकली वो इम्पोर्टेंट है इसलिए? क्या वो न्यूक्लियर पावर है इसलिए? क्या फिर उसकी जो आर्मी है वो बहुत मजबूत है, जाहिर सी बात है दुनिया से छिपा नहीं है, या इसलिए, या और भी कुछ आप इसके रीजंस देखते हैं? देखिए ये वही रीजंस हैं। पहला रीजन उसकी ज्योग्राफी है, दूसरा रीजन प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि अमेरिका ने ये तय किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बेहतर किया था हिंदुस्तान से। ये यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर जो 3 बड़ी ताकतें थी दुनिया की, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ इनके रिश्ते बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान ही इकलौता कंट्री है जिसके 3 बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। और पाकिस्तान की एक खासियत जो है वो बहुत सीधी सी है। पाकिस्तान जो है, जब उसको पता होता है जब मेरा काम है तो किससे मुझे काम कैसे निकलवाना है, दे आर गुड नेटवर्कर्स ऑल्सो, जो एक नेगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव चीज है। और लास्ट बात मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा, हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह लें, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। ये है। जो भी ये बात बोलेगा आज के दौर में तो प्रवीण जी वो तो एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा सीधे तौर पर। देखिए मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ी है, मैंने मिलिट्री पावर पढ़ी है, तो मैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे देश की बेहतरी के लिए है। मेरे देश की बेहतरी इस बात में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, तो दोनों की काफी तरक्की होगी एक साथ। हम वो मुल्क हैं जो एक ही साथ थे
और हमें एक साथ ही चलना है, स्पेशली जब अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दोनों उनकी खामियां हैं, हमारी भी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बहुत खामियां हैं, उनके पॉजिटिव्स हैं, हमारे भी पॉजिटिव्स हैं। पर ये कहना कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो है, इस बातों को जब आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है और ये सोचता है कि इसमें मेरे मुल्क की क्या बेहतरी है, तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अगर आज ये कोई आप तो इतना शायद हिम्मत कर पा रहे हैं और शायद आप बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कह पा रहे हैं बहुत सहजता से। अदरवाइज़ तो आज के इस दौर में तो शायद कोई कह ना पाए क्योंकि हर दूसरे इंसान को पाकिस्तानी और देशद्रोही होने का टैग लगा दिया जाएगा और अगर ये हो जाएगा तो शायद बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही धराशायी हो जाएगी क्योंकि हर दूसरे शख्स को खासतौर मुसलमानों को तो वो पाकिस्तान भेजने की बात ही कहते रहे हैं। 2 लास्ट क्वेश्चन्स मेरे आपसे। एक तो ये कि लोग जब पाकिस्तान पिक्चर में आता है तो हमेशा लोगों का ये कहना है कि भाई वो धोखा दे सकता है, खासतौर पर जो मौजूदा वहां की सरकार है उसमें जो बैठे लोग हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ जो किया और वो जिस तरह से एक तरह से कहते हैं कि भाई बिल्कुल अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बने हुए हैं और वो ईरान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड हो तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर दिया जाए। क्या इनमें से किसी भी चीज पर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए और पाकिस्तान भी वही करता है, हिंदुस्तान को भी वही करना चाहिए। हिंदुस्तान का आज नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप जो है उसके अमेरिका के दुमछुल्ले मत बने। ये इंटरेस्ट है अमेरिका का। आज दुनिया बदल गई है, उसको आप छोड़े और यहाँ नज़दीक में देखिए रशिया और चाइना के साथ आपके कैसे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, नॉर्मल चाइना के साथ हो सकते हैं। तो जब आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि हर मुल्क देखता है कि अगर मैं दूसरे से बातचीत करूं तो क्या मुझे भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से तो दोनों देशों का फायदा होगा। जब दोनों का फायदा होता है उससे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया और हमने इसको धोखा दिया। तो सवाल ये है कि आप आंख बंद करके देखिएगा पाकिस्तान के साथ किन किन मुद्दों पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं और वो भी सोचेंगे आंख खोल कर क्या कर सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ कि हमारे देश से कि बहुत फायदा हुआ। हम आंख खोल के चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें और हम आंख खोल के अपने पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, ये सोचते हुए कि दोनों मुल्क, अमेरिका, सारे मुल्क अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं कि हाँ मेरा फायदा है इस इंसान से बात करने में कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्यों बात करेगा। जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं आप, वो बेहद महत्वपूर्ण बात है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो हम 24 आवर्स की लगातार बात कर रहे हैं प्रवीण जी, कि अगर मान लीजिए कि ये बातचीत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं बढ़ रही है, जो अभी पूरा सिनेरियो बन रहा है उसमें भी। और ये बातचीत अगर नहीं बढ़ती है पॉजिटिवली और दोनों ही जो एक तरह से एग्रीमेंट है, जो इस्लामाबाद से पहुँचता है उस पर एग्री नहीं करते हैं। और फिर अगर ट्रंप जो एक सिरफिरा शख्स है, अगर वो जो कह रहा है ट्वीट में अगर वही करता हुआ नज़र आता है और आई टू आई की बात जो ईरान कह रहा है कि टिट फॉर टैट हम करेंगे और फिर वो ऐसे ही जीसीसी कंट्रीज पर अगर करता है तो फिर जीसीसी कंट्रीज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं और ईरान में कितनी तबाही होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, जो ईरान कहता है वो करेगा, वो ब्लफ नहीं करेगा। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। तो वो जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं करेंगे किसी को पता नहीं है, पर मान के चलिए वो करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है उनके लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है। और जहां तक दो बड़ी ताकतें जो उनके साथ खड़ी हैं उनका ताल्लुक है, वो ये देखेंगी कि ईरान नहीं हारेगा कभी। उनका उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। जहां तक जीसीसी कंट्रीज का ताल्लुक है, अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी आंखें खोल लें, अपनी आंखें खोलें और देखें कि उनकी बेहतरी किसके साथ है और वो उसी में अपनी बेहतरी को ढूंढे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। जी, अभी जो फिलहाल जो ईरान में जिस तरह से F-15 जो मार गिराया गया और फिर कहा गया कि ब्लैक हॉक भेजे गए रेस्क्यू करने के लिए, अमेरिका का क्लेम कि पकड़ लिया हमने, रेस्क्यू कर लिया है, जिंदा बचा लिया है, ईरान का क्लेम कि वो झूठ बोल रहे हैं।
इस सब में आप क्या देख रहे हैं? अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया है तो ईरान को सामने पेश करना चाहिए, अगर रेस्क्यू कर लिया गया है तो अमेरिका को पेश करना चाहिए। तो क्या इन दोनों में आपको लग रहा है कि वो जो पायलट्स थे वो मार गिराए गए हैं? देखिए, इन बातों में बहुत सारा, जब लड़ाई होती है तो फॉग ऑफ वॉर होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं आए, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा इस बात पर। वेरी लास्ट क्वेश्चन, आप हिजबुल्ला और हुती के रोल को इसमें कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो हिजबुल्ला को कहा गया था कि वो तबाह बर्बाद हो चुका है, क्या वो भी एक पावर के रूप में उभर रहा है, और हुतीज और हमास को भी क्या फिर से और पावरफुल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हिजबुल्ला कभी भी पावरलेस नहीं था। ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती है। उसके पास ये क्लियर था कि करीबन 25 से 30 हजार उसके पास मिसाइल्स हैं। और अभी भी आप देखिएगा क्या हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी जो है तबाही करी है, जो असला है, टैंक्स है, इजराइल के, उसकी करी है। और इजराइल जो भी अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा है, सदर्न लेबनान में टेरिटरी लेने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान जो है अब नॉर्थ इजराइल पे फायर कर रहा है। आप ये भी देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, ईरान के ये सब अंग हैं, ईरान से वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और वही हालत हूथीज की है। जब बोलेंगे ईरानियंस हूथीज को आप रेड सी बंद कर दीजिए, वो बंद हो जाएगी। तो इसको आपको ये ताकत समझनी है, ये ईरान की ताकत है जो उन्होंने सोच समझ के बनाई है। जी बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर इस कार्यक्रम के जरिए हमारे ऑडियंस को एक ओवरऑल पिक्चर 1 महीने के बाद कहाँ कौन सी पावर्स कहाँ खड़ी हैं वो जरूर आपके जरिए हासिल हुई होगी। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।